कहानी की शुरुआत होती है जेल के वार्डन से, जो गुस्से में एक पत्थर पोस्टर की तरफ फेंकता है तो वो पत्थर पोस्टर को चीर कर अंदर चला जाता है। ये देखकर वार्डन जब उस पोस्टर को हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस जेल को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल माना जाता था वहां से आज पहली बार कोई कैदी भाग चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी मुलाकात एंडी डिफरिन नाम के एक शख्स से होती है। एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर होता है जिसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा काटने के लिए उसे एक ऐसी खौफनाक जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी जिंदा भाग नहीं पाया था। इस जेल का नाम था द शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जेल के 4 दीवारों के बीच गुजार दी थी। यहाँ के नियम और कानून हद से ज्यादा सख्त थे। अगर कोई भी कैदी जरा सी भी गलती करता या भागने की कोशिश करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था और काल कोठरी में पूरे 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता था। एंडी के साथ कुछ और नए कैदी भी मौजूद थे, जिसे देखकर पुराने कैदी एक दूसरे से शर्त लगाता है और अपने अपने कैदी चुन लेते हैं। असल में जब भी कोई नया कैदी इस जेल में आता था तो पुराने कैदी उस पर शर्त लगाते थे, और जो भी कैदी घर की याद में रो देता तो उसके ऊपर शर्त लगाने वाले को दूसरे कैदी को सिगरेट का एक पैकेट देना पड़ता था। आज रेड नाम का कैदी एंडी पर दांव लगाता है। उसे लग रहा था कि एंडी बहुत मासूम है और वो पक्का रात को रो देगा। इसी तरह सब पुराने कैदी इन नए कैदियों में से एक एक कैदी को चुन लेते हैं। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और पुराने कैदियों के चिल्लाने की वजह से कुछ नए कैदी सच में रोने लगते हैं, लेकिन एंडी के आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरता। अगले दिन हम रेड को देखते हैं, जो शर्त हारने के कारण दूसरे कैदी को सिगरेट का एक पैकेट देता है, क्योंकि एंडी रात भर में एक बार भी नहीं रोया था। एंडी शुरुआत में काफी दिनों तक बिल्कुल खामोश रहता है और किसी से कोई बात नहीं करता। कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी मुलाकात उसी रेड नाम के कैदी से होती है। रेड इस जेल का वो बंदा होता है जो बाहर से कोई भी चीज अंदर मंगवा सकता था। उसे इस जेल में रहते हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। एंडी रेड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से जेल में कुछ सामान मंगवा सकते हो। तो रेड एंडी को हाँ में जवाब देता है और कहता है मैं बाहर से सामान तो मंगवाता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मंगवाता जो जेल से भागने में काम आए। ये सुनकर एंडी रेड से एक छोटी हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बड़ा सा पोस्टर मंगवाने को कहता है। रेड थोड़ा हैरान होकर एंडी से पूछता है कि क्या तुम इस हथौड़ी से जेल की दीवार तोड़कर सुरंग बनाने का इरादा कर रहे हो। इस पर एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पर रेड एंडी को जेल के खतरों से आगाह करते हुए कहता है कि वैसे तो मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं देता, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर रेड एंडी को 3 कैदियों की तरफ इशारा करके बताता है कि इन तीनों की तुम पर गंदी नजर है, इससे बच कर रहना। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो। इस पर रेड कहता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गे हो या नहीं। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड वो छोटी हथौड़ी अंदर मंगवा लेता है, लेकिन जब रेड उस हथौड़ी को देखता है तो वो मन ही मन सोचता है कि एंडी इस छोटे से औजार से अगर जेल में सुरंग बनाना भी चाहे तो कम से कम उसे 100 साल तो लग ही जाएंगे, और वो मुस्कुराने लगता है। असल में एंडी को पत्थरों को तराशने का शौक था और इसी वजह से उसने वो हथौड़ी मंगवाई थी। रेड किसी तरह वो हथौड़ी एंडी तक पहुंचा देता है। कुछ दिनों बाद वही 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर थी, मौका देखकर उसे एक सुनसान जगह पर पकड़ लेते हैं। वो एंडी पर हमला करते हैं और उसे फिजिकली टॉर्चर करते हैं। जुल्म का यह सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं बल्कि अगले 2 साल तक लगातार चलता रहता है। इस सब के बावजूद एंडी कभी किसी से उनकी शिकायत नहीं करता। उसके जिस्म पर हमेशा चोट के निशान होते थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। एक दिन जेल के एक छत की मरम्मत करने के लिए ऑफिसर कुछ कैदियों को चुनता है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। वहाँ पर उनका जो इंचार्ज होता है, जिसका नाम हैडली है, वो बहुत गुस्से वाला और सनकी होता है। हैडली अपने साथियों को बताता है कि उसके भाई की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई है और उसके बैंक अकाउंट में $30,000 मौजूद है, लेकिन इसे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इन पैसों को निकाल भी लूं तो सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा और मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा। एंडी और उसके साथी भी पास में ही काम करते हुए ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी एंडी सीधा हैडली के पास चला जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपनी वाइफ पर यकीन करते हो। ये सुनते ही हैडली का खून खौल उठता है। वो गुस्से में एंडी को पकड़कर छत के बिल्कुल किनारे पर ले जाता है और उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है कि एंडी उसे सरकारी कानून के बारे में बताता है। एंडी कहता है कि नियम के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी वाइफ को पूरी जिंदगी में
$60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और उस पैसे पर सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले सकती। एंडी आगे कहता है कि इस काम के लिए बाहर तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह काम मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। बस बदले में तुम्हें मेरे इन सभी साथी कैदियों को बियर पिलानी होगी। हेडली को एंडी की यह बात सही लगती है और वो इस डील के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी कैदी दोस्त छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं, जिसका साफ मतलब था कि एंडी ने हेडली का वो टैक्स वाला काम पूरा कर दिया था और हेडली ने वादा निभाते हुए एंडी के साथियों को बियर पिलाता है। इसके कुछ समय बाद जेल में सभी कैदी फिल्म देख रहे थे। एंडी उस सिनेमा वाले कमरे से कुछ काम के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी वही 3 लोग जो लगातार एंडी को शारीरिक रूप से अब्यूज कर रहे थे, एंडी को अकेले पाकर दबोच लेते हैं। वो उसे एक ऐसे केबिन में ले जाते हैं जहां से फिल्म का प्रोजेक्टर चलाया जाता है और वहां वे फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इस बार एंडी चुप रहने के बजाय उन तीनों के लीडर पर पलटवार कर देता है। इस बात से भड़क कर वे तीनों एंडी की इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि एंडी को गंभीर चोटों के कारण पूरे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। दूसरी तरफ जैसे ही ये बात उस ऑफिस को पता चलती है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था, तो वो ऑफिसर एंडी पर हुए हमले का बदला लेने के लिए उस कैदी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वह हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन अचानक एंडी की सेल में दाखिल होता है और उसके पूरे कमरे की तलाशी शुरू करवा देता है। दरअसल तलाशी तो महज एक दिखावा था। वार्डन को उसके ऑफिसर ने बताया था कि कैसे एंडी ने अपने दिमाग से उसका टैक्स बचाया था, इसीलिए वार्डन खुद एंडी से मिलना चाहता था। तलाशी के दौरान वार्डन को एंडी के हाथ में एक बाइबल दिखती है, जिसे वह अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि वार्डन खुद भी बाइबल में काफी यकीन रखता था। एंडी के सेल की दीवारों पर कई एक्ट्रेस की तस्वीरें और एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। वार्डन इसे देखकर कहता है कि नियमों के मुताबिक जेल में ये सब रखना तो मना है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजों को अनदेखा किया जा सकता है। इस पूरी चेकिंग में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वार्डन को वह छोटी हथौड़ी कहीं भी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड के जरिए मंगवाई थी। फिर वार्डन वहां से जाने लगता है, पर कुछ ही देर में वापस लौटकर एंडी की बाइबल उसे सौंपते हुए कहता है कि असली आजादी इसी में है। एंडी की काबिलियत से वार्डन काफी इंप्रेस हो जाता है, इसलिए वह उसे अपने दफ्तर में बुलाकर जेल की लाइब्रेरी का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। उस लाइब्रेरी की जिम्मेदारी सालों से ब्रूक्स नाम का एक बूढ़ा कैदी संभाल रहा था और एंडी को अब उसी के साथ काम करना था। वक्त के साथ साथ एंडी के पास काम का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे काम संभालने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो इस काम के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं कि अचानक एक दिन वही बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूक्स गुस्से में आकर एक शख्स की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने ब्रूक्स की सजा पूरी होने पर उसकी रिहाई का आदेश दे दिया था, लेकिन वह इस जेल को छोड़कर बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे इस जेल के अंदर पूरे 50 साल हो चुके थे और यही 4 दीवारें उसके लिए असली संसार बन चुकी थी। उसे लग रहा था कि अगर वह जेल के अंदर किसी की हत्या कर देगा तो उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी और उसे इसी जेल में रहने दिया जाएगा। हालांकि एंडी के काफी समझाने बुझाने के बाद वह बुजुर्ग कैदी उस आदमी को छोड़ देता है। जेल की कैद से आजाद होने के बाद बूढ़े ब्रूक्स को बाहर का माहौल बिल्कुल रास नहीं आता। इन 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। जिस सड़क पर कभी इक्का दुक्का गाड़ियां दिखती थीं, वहां अब गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। ब्रूक्स इस नए और अजनबी माहौल में खुद को ढाल नहीं पाता और मानसिक तनाव के कारण वह खुद को फांसी पर लटका लेता है। उधर जेल के भीतर वार्डन कमाई का एक नया जरिया निकालते हुए इन आउट नाम का एक प्रोग्राम शुरू करता है। इस योजना के तहत जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर मजदूरी और दूसरे कामों में लगाया जाता है। चूंकि कैदियों की लेबर बेहद सस्ती थी, इसलिए वार्डन को बाहर की कंपनियों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं और वह इसके जरिए मोटी रकम कमाने लगता है। ये सारा पैसा पूरी तरह से ब्लैक मनी था, जिसे सेफ रखने में एंडी वार्डन की पूरी मदद करता है। एंडी इस पूरे पैसे को संभालने के लिए कागजों पर रैंडल स्टीवंस नाम के एक आदमी के फर्जी दस्तावेज तैयार करता है, जो असल में इस दुनिया में था ही नहीं। वार्डन का सारा ब्लैक मनी इसी फर्जी नाम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी पुलिस जांच भी करे तो वह एक ऐसे इंसान को ढूंढते रह जाए जिसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। इसी बीच जेल में टॉमी नाम के एक नए कैदी की एंट्री होती है, जो उम्र में काफी छोटा और यंग होता है। वह अपनी कम उम्र में ही कई अलग अलग जेलों के चक्कर काट चुका था, क्योंकि वो छोटी मोटी चोरियां करता था और हर बार पकड़ा जाता था। जब टॉमी को जेल में यह पता चलता है कि एंडी यहाँ के कैदियों की पढ़ाई लिखाई और बहुत से चीजों में मदद करता है, तो वह सीधा एंडी
एंडी के पास पहुंच जाता है। टॉमी एंडी से कहता है कि वह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जब भी वह इस जेल से आजाद हो तो बाहर जाकर सम्मान के साथ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सके। एंडी उसकी इस नेक सोच को देखकर उसकी पढ़ाई में पूरी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और उससे पूछता है कि एंडी इतना समझदार और पढ़ा लिखा इंसान है, फिर वह इस जेल में कैसे आया। रेड उसे बताता है कि एंडी पहले एक बहुत बड़ा बैंकर हुआ करता था जिसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में यहाँ भेजा गया है। यह बात सुनकर टॉमी बिल्कुल सन्न रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेड और टॉमी के सामने एंडी भी आ गया था और टॉमी उनके सामने एक बड़ा खुलासा करता है। टॉमी बताता है कि कुछ साल पहले जब वह दूसरी जेल में बंद था तो वहाँ उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई थी। उस कैदी ने टॉमी को बताया था कि एक रात वह चोरी के इरादे से एक मकान में घुसा था, लेकिन वहाँ के मकान मालिक की आंख खुल गई। घबराहट में उसने उस आदमी और उसकी पत्नी दोनों को गोली मार दी। बाद में उसे अखबारों से पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी और प्रेमिका थे और वह महिला एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और जिसके मर्डर के झूठे आरोप में उस निर्दोष बैंकर को जेल भेज दिया गया। ये सुनते ही साफ हो जाता है कि एंडी पूरी तरह बेगुनाह था। इस सच्चाई को जानने के बाद एंडी फौरन वार्डन के पास जाता है और अपनी बेगुनाही का सबूत देता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर एंडी की बातों को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि एंडी ही वह शख्स था जो उसके सारे काले धन को व्हाइट मनी में बदल रहा था और वह वार्डन के हर काले राज से वाकिफ भी था। एंडी वार्डन से कहता है कि वह उसके गैर कानूनी पैसों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। यह बात सुनते ही वार्डन गुस्सा हो जाता है और सजा के तौर पर एंडी को पूरे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और अपनी काली कमाई के राज को छुपाने के लिए वार्डन उस इकलौते गवाह यानी टॉमी को धोखे से गोली मरवा देता है जिसकी गवाही से एंडी आजाद हो सकता था। इसके बाद वार्डन काल कोठरी में एंडी के पास जाता है और झूठ बोलता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की थी, इसलिए गार्ड्स ने उसे मार गिराया। एंडी अच्छी तरह समझ जाता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वह गुस्से में वार्डन से कह देता है कि आज के बाद वह उसके कोई भी गलत काम में साथ नहीं देगा। इस बगावत को देखकर वार्डन अधिकारियों से कहता है कि एंडी को 1 महीने और काल कोठरी में ही सड़ने दिया जाए। शॉशैंक जेल के इतिहास में आज तक किसी भी कैदी को इतने लंबे समय तक काल कोठरी में बंद नहीं किया गया था। काल कोठरी में लगातार 2 महीने काटने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो उसकी हालत देखकर रेड उसके पास पहुंचता है। एंडी थकी हुई आवाज में रेड से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी इस कैद से आजाद हो पाओगे। रेड मायूस होकर जवाब देता है कि शायद तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देगा और शायद उस आजादी का मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा। तब एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जुआ तने हो जाऊंगा। वह मेक्सिको के समुद्र किनारे बसी एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाकर इंसान अपने अतीत को भूलकर खुद को दोबारा पा लेता है। एंडी कहता है कि वह वहां समुद्र के तट पर अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेगा। एंडी की ये बातें सुनकर रेड घबरा जाता है। वह एंडी को समझाते हुए कहता है कि उम्मीद एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जो इंसान को हकीकत से दूर करके पागल बना देती है। तुम्हें असल जिंदगी में लौटना होगा क्योंकि मेक्सिको यहाँ से हजारों मील दूर है और तुम्हें उम्र कैद की सजा मिली है। एंडी उसकी बात सुनकर ठंडी आह भरता है और कहता है कि तुम शायद सच कह रहे हो। अब मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो मैं जिंदगी की उम्मीद छोड़कर घुट घुट कर मर जाऊं या फिर जीने की तैयारी करूं। वहां से जाने से पहले एंडी रेड को रोककर उससे एक वादा मांगता है। वह कहता है कि तुम मुझसे वचन दो कि जेल से बाहर आने के बाद तुम मेरा एक काम करोगे। रेड हामी भर देता है। एंडी उसे रास्ता समझाते हुए कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा खुला मैदान है जहाँ एक विशाल पेड़ है। उस पेड़ के ठीक पास पत्थरों की एक पुरानी दीवार है जहाँ एक खास काले रंग का पत्थर लगा हुआ है। अगर तुम कभी यहाँ से निकलो तो उस काले पत्थर के नीचे मैंने कुछ दबा कर रखा है। तुम वहाँ जरूर जाओगे और उस पत्थर के नीचे जो चीज है उसे निकालोगे। रेड हैरानी से पूछता है कि आखिर उस पत्थर के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए तुम मुझसे वादा ले रहे हो। इस पर एंडी मुस्कुरा कर कहता है कि यह जानने के लिए तुम्हें खुद वहाँ जाना पड़ेगा। ये बात कहने के बाद एंडी हमेशा की तरह वार्डन के दफ्तर का काम निपटाने चला जाता है। वह वार्डन की काली कमाई के सारे कागजात और दस्तावेज एक तिजोरी के अंदर सुरक्षित रख देता है। काम खत्म होने के बाद वार्डन अपने कपड़े और जूते एंडी को देते हुए कहता है कि मेरे कपड़े अच्छे से प्रेस हो जाने चाहिए और जूतों पर ऐसी पॉलिश होनी चाहिए कि वे आईने की तरह चमकें। एंडी उन चीजों को समेटकर चुपचाप अपनी सेल में वापस आ जाता है। उस रात रेड अपनी सेल में बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान होता है। एंडी की बातें और उसका बर्ताव देखकर रेड को यह शक हो रहा था कि एंडी मानसिक तनाव में आकर
अपनी जान न दे दें। रात का अंधेरा छंटता है और सुबह जब सारे कैदी अपने अपने सेल से बाहर आता है तो रेड सिर्फ एंडी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन एंडी हमेशा की तरह समय पर बाहर नहीं आता। जब जेल के गार्ड्स उसके सेल के भीतर जाकर देखते हैं तो वे पूरी तरह दंग रह जाते हैं, क्योंकि एंडी के सेल में अब एंडी नहीं था और वो इस खतरनाक जेल द शावशंक रिडेम्पशन से भाग चुका था, जहाँ से आज तक एक भी कैदी नहीं भाग पाया था। दूसरी तरफ सुबह के समय वार्डन जब तैयार होने के लिए अपना जूतों का डिब्बा खोलता है तो उस बॉक्स में उसके अपने नए जूते नहीं बल्कि एंडी के घिसे पिटे पुराने जूते रखे हुए थे। ठीक उसी पल पूरी जेल में सायरन की तेज आवाज गूंज उठती है। सायरन सुनकर वार्डन गुस्से में सीधा एंडी की सेल की तरफ दौड़ता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एंडी जेल से फरार हो चुका है। फिर वार्डन के कहने पर रेड को भी पूछताछ के लिए सेल में बुलाया जाता है। वार्डन गुस्से में रेड से सवाल करता है कि एंडी कहाँ गायब है। रेड सीधे शब्दों में जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि क्या वह कोई भूत था जो रातों रात हवा में गायब हो गया और पीछे सिर्फ ये तराशे हुए पत्थर और दीवार पर लगी यह बकवास तस्वीर छोड़ गया। गुस्से में वार्डन उन छोटे पत्थरों को उठाकर रेड की तरफ फेंकने लगता है और एक पत्थर दीवार पर टंगे उस बड़े से पोस्टर पर मारता है, जो उस पोस्टर को फाड़कर आर पार हो जाता है। ये देखकर वार्डन जब उस पोस्टर के फटे हुए हिस्से के अंदर अपना हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई है और इसी रास्ते से एंडी भाग निकला था। और ये वही सीन है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था और यहाँ से भागने वाला कैदी कोई और नहीं बल्कि एंडी ही था। अब यहाँ खड़ा हर एक ऑफिसर दंग रह जाता है, क्योंकि उस मजबूत दीवार को बिना किसी भारी मशीन के तोड़ना पूरी तरह नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया था। इसके बाद जेल के गार्ड्स उस जगह पहुंचते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के जेल वाले पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और वहीं छोटी सी रॉक हैमर यानी हथौड़ी मिलती है जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। असल में ये वही मामूली सा औजार था जिसकी मदद से एंडी पिछले 20 सालों से हर रात चुपचाप अपनी सेल की दीवार को खोद रहा था। दीवार खोदने के दौरान जो भी मिट्टी और कंकड़ निकलते थे एंडी चालाकी से उन्हें अपनी जेबों में भर लेता और दिन के समय जेल के ग्राउंड में टहलते हुए चुपके से फैला देता था। भागने की प्लान इतनी सटीक थी कि आखिरी रात जब एंडी वार्डन का काम खत्म कर रहा था तो उसने चुपके से वार्डन की काली कमाई के सारे असली डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए और उसकी जगह अपनी बाइबल को वार्डन की तिजोरी में बंद कर दिया, जिसकी वार्डन को कानों कान भनक नहीं लगी। इसके अलावा वार्डन ने जो कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे एंडी ने उन्हें भी अपने कैदी वाले कपड़ों के नीचे ही पहन लिया था और पॉलिश करने के लिए दिए गए वार्डन के जूतों को पहनकर वह आराम से अपनी सेल में लौट आया था। रात को जब जेल की सारी बत्तियां बुझा दी गईं, तब एंडी उस सुरंग के रास्ते दीवार के पार निकला। वहां पहुंचकर उसने गंदे पानी के एक गटर पाइप को तोड़ा और उस बेहद गंदे पानी से रेंगते हुए इस नर्क जैसी जेल से हमेशा के लिए आजाद हो गया, जहां से आज तक कोई भी भागने में कामयाब नहीं हुआ था। जेल से भागने के बाद एंडी सबसे पहले सीधा उस बैंक में पहुंचता है जहां वार्डन का सारा काला धन जमा था। चूंकि यह पूरी संपत्ति कागजों पर रैंडल स्टीवंस नाम के एक ऐसे आदमी की थी जो असलियत में था ही नहीं, और एंडी के पास उस नकली आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स और जो उसके नाम से सिग्नेचर करता था वो और कोई नहीं बल्कि एंडी ही था। इसलिए वह बिना किसी रुकावट के बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है। यह रकम पूरे $2.95 मिलियन थी, जिसका मतलब था कि एंडी अब सिर्फ एक आजाद इंसान नहीं था बल्कि बेहद अमीर भी बन चुका था। इसके साथ ही एंडी के पास वार्डन के काले कारनामों के जितने भी पक्के सबूत थे वह उन्हें डाक के जरिए प्रेस को भेज देता है। अगली सुबह यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उधर जेल में जब घबराया हुआ वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है तो उसे वहां अपनी ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एंडी की बाइबल मिलती है। बाइबल के पहले पन्ने पर एंडी ने वार्डन के लिए एक संदेश छोड़ा था। उस पर लिखा था कि तुमने बिल्कुल सच कहा था, आजादी इसी किताब के भीतर है। और जब वार्डन उस किताब के पन्नों को पलटता है तो अंदर पन्नों को एक छोटी हथौड़ी के शेप में काटा गया था। असल में एंडी ने बाइबल के बीच के पन्नों को इसलिए काटा था ताकि उसके अंदर अपनी हथौड़ी को छुपा कर रख सकें। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल की तलाशी लेने गया था तो उसने खुद एंडी के हाथ से वह बाइबल ली थी और बिना जांचे वापस लौटा दी थी। उस वक्त भी वह दीवार तोड़ने वाली हथौड़ी इसी बाइबल के पन्नों के बीच मौजूद थी। अब वार्डन के सारे काले कारनामे और पापों का सच पूरे शहर में फैल चुकी थी, जिससे बहुत सारे रिपोर्टर्स जेल के बाहर आ चुके थे और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए जेल के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन कानून से बचने के लिए वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद एंडी के सबसे अच्छे दोस्त रेड की सजा भी
माफ कर दी जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। बाहर आने पर उसे एक छोटी मोटी नौकरी भी दिलवाई जाती है, लेकिन यह खुली दुनिया रेड को बिल्कुल भी रास नहीं आती। आखिर उसने अपनी जिंदगी के पूरे 40 साल सलाखों के पीछे जो गुजारे थे, इत्तेफाक से रेड को रहने के लिए उसी सरकारी कमरे में जगह मिलती है जहां कभी वह बुजुर्ग लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहा करता था। ब्रूक्स की ही तरह रेड के मन में भी अकेलेपन और अजनबी माहौल की वजह से अपनी जान देने के ख्यालात आने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उसे एंडी को दिया हुआ वह पुराना वचन याद आ जाता है। अपने वादे को पूरा करने के लिए रेड ठीक उसी पते पर निकल पड़ता है जिसके बारे में एंडी ने उसे जेल में समझाया था। वह चलते चलते उस खुले मैदान में पहुंचता है जहां एक विशाल पेड़ होता है और उसके पास पत्थरों की एक पुरानी दीवार बनी हुई थी और वहां एक काले रंग का पत्थर भी मौजूद था। जैसे ही रेड उस काले पत्थर को वहां से हटाता है तो उसके नीचे उसे एक छोटा सा बॉक्स दबा हुआ मिलता है। उस डिब्बे को खोलने पर रेड को कुछ पैसे और एक खत मिलता है। लेटर में एंडी ने लिखा था, क्या तुम्हें उस खूबसूरत जगह का नाम याद है जिसके बारे में मैंने तुमसे जेल में जिक्र किया था? ये पढ़ते ही रेड के मुंह से हाँ निकल पड़ता है। एंडी ने आगे लिखा था कि तुम बिना देर किए सीधा इसी जगह पर चले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। खत के आखिर में एंडी ने लिखा था कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है, शायद दुनिया की तमाम अच्छी चीजों में सबसे अच्छी। उस खत को पढ़ने के बाद रेड बिना वक्त गंवाए उस खूबसूरत समंदर के किनारे पहुंचता है जहाँ उसे एंडी दिखाई देता है जो अपनी पुरानी कश्ती को ठीक करने में मशगूल था। यह नजारा, ये नीला समंदर और ये पूरी खूबसूरत जिंदगी बिल्कुल एंडी का वही पुराना ख्वाब था जिसे उसने कभी जेल के भीतर रेड के साथ शेयर किया था। उस वक्त रेड ने एंडी को टोकते हुए कहा था कि उम्मीदें बेहद तकलीफ देह होती हैं और ये इंसान को मानसिक रूप से बीमार कर देती हैं, मगर हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट निकली। उम्मीद शायद इस पूरी कायनात की सबसे अनमोल और ताकतवर चीज है जिसके दम पर एंडी ने न सिर्फ 20 सालों तक अकेले उस सख्त दीवार में सुरंग खोद डाली, बल्कि अंत में अपनी खोई हुई आजादी और वह सब कुछ हासिल कर लिया जिसे वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।